कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो कभी सरकार का टॉप एजेंट हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुका है। अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। वो भीड़ में गुम होकर एक आम इंसान की तरह जी रहा है, बल्कि यूं कहो कि एक भिखारी जैसा दिखता है। एक दिन वो मेट्रो में सफर कर रहा होता है, चुपचाप, अपने में खोया हुआ। तभी कुछ गुंडे डिब्बे में घुसते हैं, जिनका लीडर है एंटन। ये लोग बाकी पैसेंजर्स को डराना शुरू कर देते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई कुछ नहीं बोलता। सब लोग नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि एंटन का बाप बहुत पावरफुल आदमी है और उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी बीच एक आदमी हिम्मत करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और बिगड़ने लगते हैं। तभी ये गुंडे आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो जॉन के पास पहुंचते हैं। जॉन को देखकर उन्हें लगता है कि ये तो आसान शिकार है, एक कमजोर शराबी आदमी। एंटन उसकी बोतल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। जॉन बिजली की तरह रिएक्ट करता है और एंटन का हाथ पकड़ लेता है। उस एक पल में साफ दिख जाता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन जॉन खुद को कंट्रोल करता है और उसे छोड़ देता है। वो लड़ाई नहीं चाहता, बस शांति से रहना चाहता है। लेकिन एंटन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में अपने लोगों को जॉन पर हमला करने का आदेश दे देता है। बस यहीं से गेम बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में जॉन एक कमजोर आदमी से एक खतरनाक मशीन बन जाता है। उसके मूव्स इतने तेज और सटीक होते हैं कि गुंडों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एक एक करके वो सबको गिरा देता है और आखिर में एंटन को सिर्फ एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लेता है। अब एंटन पूरी तरह बेबस है। जो लड़ाई उसे आसान लग रही थी, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। और यहीं से पता चलता है कि जॉन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो में हुई इस लड़ाई के बाद सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यहीं हमारी मुलाकात होती है। डिटेक्टिव कार्टर से कार्टर केस को ध्यान से देखती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पुलिस को कॉल मेट्रो कैमरों से मिला था, इसलिए वो तुरंत पहुंच गए थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वो जो आदमी था यानी जॉन, उसने मेडिकल मदद लेने से भी मना कर दिया। अब कार्टर खुद वीडियो देखती है और जैसे ही वो फुटेज देखती है, उसे सब समझ आ जाता है। वो धीरे से कहती है, ये आदमी आम इंसान नहीं है, क्योंकि जॉन जिस तरह लड़ रहा था वो बिल्कुल प्रोफेशनल था। हर मूव एकदम साफ, तेज और सटीक, जैसे कोई बहुत ही हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आया हो। अब कार्टर खुद उससे पूछताछ करने का फैसला करती है। वो सीधे जॉन के सामने बैठती है और बिना घुमाए सवाल पूछती है, क्या तुम कभी किसी एजेंसी में थे? वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो खुलकर बात कर सकता है, जैसे दो पुराने साथी बात कर रहे हो। फिर वो कहती है, वीडियो देखकर लगता है कि तुमने सर्विस की है, लेकिन इस लेवल की फाइटिंग कोई नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग से नहीं सीखता। तो तुम थे कौन? स्पेशल फोर्स? डेल्टा? लेकिन जॉन एक शब्द भी नहीं बोलता। अब कार्टर अपना तरीका बदलती है। वो अपना इंट्रो देती है और साफ कहती है कि जॉन किसी मुसीबत में नहीं है, बल्कि उसके हिसाब से तो जॉन ने गुंडों के साथ काफी नरमी दिखाई। वो उसे पानी देती है और धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश करती है। कार्टर कहती है, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है जो सर्विस के बाद खुद को खो देते हैं। कुछ लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इतने बुरे काम किए होते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जॉन सब सुनता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। तभी अचानक एक वकील वहां आ जाता है और जॉन को छुड़ाकर ले जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पुलिस वालों को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जॉन की फिंगरप्रिंट कई क्राइम सीन से मैच हो रही है। मतलब वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बेहद खतरनाक है। उसके खिलाफ 4 देशों में वारंट जारी हैं। एक ऑफिसर पूछता है, कार्टर, तुमने किसे पकड़ा था? कार्टर जवाब देती है, मौत का फरिश्ता। अब बाहर जॉन अपने वकील से पूछता है कि क्या वो सरकार के लिए काम करता है। तभी 2 सूट पहने हुए आदमी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनका बॉस जॉन से मिलना चाहता है। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और जॉन बिना कोई विरोध किए उनके साथ चला जाता है। लंबे सफर के बाद वो एक गुप्त जगह पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है हैरोल्ड। हैरोल्ड उसे उसके असली नाम से बुलाता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो जॉन के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा लगता है कि जॉन ने अपनी जिंदगी में कई नकली पहचान बनाई हुई थी, लेकिन हैरोल्ड को सब पता है। वो जॉन से कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे राज मेरे पास सुरक्षित हैं। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। हैरोल्ड कोई आम आदमी नहीं है, वो एक अरबपति है और प्रोग्रामिंग का जीनियस। वो दुनिया से छुप कर रहता है, लेकिन उसका दिमाग बाकी सबसे कई कदम आगे है। अब हैरोल्ड जॉन को अपने असली काम के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी को देख सकती है। सीसीटीवी कैमरे, फोन कॉल, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब हर चीज। और इस डेटा को देखकर ये मशीन पहले से अंदाजा लगा सकती है कि कहाँ कोई हिंसा होने वाली है।
यानी क्राइम होने से पहले ही उसे पकड़ सकती है। 9/11 के हमलों के बाद सरकार ने इस मशीन को बनाने के लिए पैसा दिया था ताकि आगे कोई बड़ा आतंकी हमला ना हो सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। ये मशीन सिर्फ बड़े हमले नहीं बल्कि आम लोगों के साथ होने वाले क्राइम भी पकड़ लेती थी। मर्डर, किडनैपिंग, लड़ाई झगड़े। लेकिन सरकार ने इन मामलों को इग्नोर कर दिया। उनके लिए ये छोटे केस थे, जरूरी नहीं, लेकिन हैरोल्ड के लिए हर एक जिंदगी मायने रखती थी। इसलिए उसने चुपचाप खुद ही इन केस पर काम करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत यह है कि मशीन सिर्फ एक नंबर देती है, उस इंसान का जो इस केस में शामिल होगा, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो इंसान पीड़ित है या अपराधी। और यही वजह है कि हैरोल्ड को जॉन जैसे आदमी की जरूरत है जो असली दुनिया में जाकर सच्चाई पता कर सके। अब हैरोल्ड जॉन को समझाने के लिए एक लाइव उदाहरण देता है। वो सामने खड़ी एक महिला की तरफ इशारा करता है। उसका नाम है डायना और इस वक्त वो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। मतलब उसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन क्या वो खुद शिकार बनेगी या किसी और को नुकसान पहुंचाएगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जॉन को उसे फॉलो करना होगा, उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी और सही समय पर एक्शन लेना होगा। लेकिन जॉन को ये सब बकवास लगता है। उसे लगता है कि ये बस एक अमीर आदमी की अजीब सनक है जो अपनी कहानी खुद बना रहा है। इसलिए वो साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, हैरोल्ड के बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब जॉन का असली रूप फिर से दिखता है। वो 1 सेकंड में दोनों को साइड कर देता है, जैसे वो कोई खतरा ही ना हो, और आराम से वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपना लुक बदलता है, बाल और दाढ़ी कटवाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन तभी न्यूज में आता है कि पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। जो आदमी पहले विक्टिम समझा जा रहा था, अब वो कई क्राइम्स में संदिग्ध बन चुका है। जॉन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से शराब में डूब जाता है और सो जाता है। नींद में उसे अपनी मर चुकी पार्टनर याद आती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। तभी अचानक फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसका हाथ बेड से बंधा हुआ है। वो कॉल उठाता है, लेकिन सामने से सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चलती है। ये हैरोल्ड की आवाज है जो उसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है, जैसे उसे बुरी तरह मारा जा रहा हो। ये सुनते ही जॉन तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो शीशा तोड़ता है और कांच के टुकड़े से खुद को आजाद करता है। फिर आवाज की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसे पता चलता है कि ये सब एक रिकॉर्डिंग थी जो बार बार चल रही थी। कमरे के अंदर हैरोल्ड पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो शांति से बताता है कि ये घटना 3 साल पहले यहीं हुई थी, जहां एक आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों के लिए। फिर हैरोल्ड जॉन के सबसे दर्दनाक जख्म को छूता है, उसकी मरी हुई पार्टनर का जिक्र करके, जिससे जॉन कुछ पल के लिए अपना कंट्रोल खो देता है। अब हैरोल्ड साफ कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने सरकार इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सच ये है कि तुम हमेशा मासूम लोगों को बचाना चाहते थे। वो ये भी कहता है कि वो सरकार के लिए काम नहीं करता, लेकिन उनका मकसद एक जैसा है। दोनों ने बहुत कुछ खोया है और दोनों उस दर्द को समझते हैं। आखिर में हैरोल्ड जॉन को एक मौका देता है, एक नई शुरुआत का मौका, दूसरों की जिंदगी बचाने का मौका। वो कहता है, तुम किसी की किस्मत बदल सकते हो, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर वो डायना की फोटो दिखाता है और कहता है, अभी भी वक्त है। इसके बाद वो जॉन को एक खास जगह पर ले जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो सिस्टम के हिसाब से लगभग गायब है, एक बैंक के नाम पर है, लेकिन जल्द ही दिवालिया होने वाली है। मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। परफेक्ट जगह गुप्त काम करने के लिए। फिर वो जॉन को अलग अलग नकली पहचान वाली क्रेडिट कार्ड देता है। सब कुछ बहुत प्लान करके बनाया गया है ताकि जॉन बिना किसी डर के काम कर सके। पैसा भी ऐसे रास्ते से आएगा जिसे ट्रेस करना नामुमकिन है। और आखिर में वो उसे एक लिस्ट दिखाता है जिसमें लोगों के नाम नहीं, सिर्फ नंबर हैं। हर नंबर एक आने वाले खतरनाक क्राइम से जुड़ा हुआ है। अब हैरोल्ड जॉन को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें ना कोई नाम है, ना कोई डिटेल, सिर्फ नंबर। लेकिन हर नंबर के पीछे एक कहानी छिपी है, ऐसी कहानी जो कभी भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। हर नंबर एक ऐसी जिंदगी को दिखाता है जो बहुत जल्द किसी बड़े खतरे में पड़ने वाली है। अब जॉन और हैरोल्ड डायना पर नजर रखना शुरू करते हैं। बिना उसे शक हुए हैरोल्ड बताता है कि डायना हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है और अपने काम की वजह से उसके कई दुश्मन भी हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की असिस्टेंट है और अपने डिपार्टमेंट में उसकी कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। मतलब वो केस जीतने में माहिर है। अब जॉन फैसला करता है कि उसे और जानकारी चाहिए, इसलिए वो चुपचाप डायना के अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो उसकी कंप्यूटर से पूरा डेटा कॉपी कर लेता है, फोन हैक कर देता है ताकि उसकी हर कॉल सुन सके, यहाँ तक कि उसके घर के बाहर लगे कैमरे भी हैक कर देता है। अब डायना का हर मूव जॉन की नजर में है। कुछ दिनों तक उसकी जिंदगी को देखने के बाद
जॉन को एक अहम बात पता चलती है। डायना का अपने ऑफिस के एक आदमी के साथ अफेयर था, लेकिन रिश्ता उसने खुद खत्म कर दिया था। फिर भी वो आदमी बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और डायना उसे बार बार मना कर रही है। अब ये बात जॉन को खटकती है, क्योंकि ज्यादातर मर्डर रिश्तों से जुड़े होते हैं। उस आदमी का नाम है विलर, एक वकील जिसकी जिंदगी बिखर चुकी है। डिवोर्स हो चुका है, बच्चे की कस्टडी का झगड़ा है, देने पड़ते हैं, और उसका करियर भी नीचे जा रहा है। मतलब वो इमोशनली काफी अनस्टेबल हो सकता है। अब दूसरा शक जाता है पॉप नाम के आदमी पर, जिसका केस खुद डायना हैंडल कर रही है। उस पर आरोप है कि उसने ड्रग डील के दौरान अपने ही साथियों को मार दिया और $500,000 लेकर भाग गया। लेकिन एक आदमी बच गया था, जिसने 911 पर कॉल करके सब बताया। और सबसे अजीब बात यह है, पॉप खुद कहता है, अगर मैंने किया होता तो मैं पीछे से गोली मारता ताकि कोई गवाह ना बचे। अब डायना को लगता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो खुद जेल जाकर पॉप से बात करती है। वो कहती है कि उसे गलत लोगों को सजा देना पसंद नहीं, और उसे लगता है कि असली कातिल कोई और है। यहाँ तक कि उसे शक है कि जिसने 911 कॉल किया वही असली खिलाड़ी हो सकता है, और उसके हिसाब से सच जानने वाला कोई बहुत करीबी इंसान है, शायद पॉप का खुद का भाई। ये सुनते ही पॉप का रवैया बदल जाता है। वो डर जाता है और डायना को चेतावनी देता है, इस केस से दूर रहो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, बिना सोचे मार देते हैं। अगर तुमने ज्यादा पूछताछ की तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों खतरे में आ जाओगे। लेकिन डायना पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि वो सबको बचाएगी और सच बाहर लाकर रहेगी। लेकिन तभी पॉप अचानक भड़क जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। गार्ड्स तुरंत आकर उसे रोकते हैं और हालात कंट्रोल में आते हैं। अगले दिन जॉन को फिर अपनी पुरानी यादें सताती हैं। वो अपनी पार्टनर के साथ बिताए पल याद करता है, जहां वो उससे कह रही होती है, ये नौकरी छोड़ दो, हमें साथ में वक्त बिताना है। और जॉन उसे बताता है कि उसने फैसला कर लिया है, वो ये सब छोड़ देगा क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी टीवी पर एक खबर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्विन टावर्स पर हमला हो चुका है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब वापस प्रेजेंट में जॉन फिर से डायना पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। विलर चुपके से डायना के ऑफिस में घुसता है और उसके कंप्यूटर से पॉप का केस खोलता है। ये देखकर जॉन को शक होता है, शायद यही वजह है कि डायना अपने केस की जानकारी किसी से शेयर नहीं कर रही। हो सकता है विलर का कनेक्शन असली अपराधियों से हो। अब सच्चाई जानने के लिए जॉन फैसला करता है कि वो पॉप के भाई माइक से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो माइक के पास पहुंचता है, माइक उसे देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। जैसे ही जॉन माइक के पास पहुंचता है, माइक उसे देखते ही डर जाता है। उसे लगता है कि जॉन कोई किलर है और वो भागने लगता है। जॉन उसके पीछे दौड़ता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वो समझाता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे सिर्फ सच जानना है। लेकिन माइक बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पास के मजदूरों को बुला लेता है। वो जॉन पर किडनैपिंग का आरोप लगाने लगता है। हालात बिगड़ते देख जॉन उसे छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले चुपचाप उसकी बैग में एक ट्रैकर लगा देता है। अब माइक भले ही भाग जाए, लेकिन जॉन उसे ट्रैक कर सकता है। अब जॉन समझ चुका है कि मामला बहुत बड़ा है, तो वो हैरोल्ड से कहता है, अगर पॉप सच कह रहा था तो मुझे हथियार चाहिए। इसके लिए वो फैसला करता है एंटन के घर जाने का, जहां उसके बाप का हथियारों का धंधा चलता है। हैरोल्ड की मदद से जॉन उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। वो अंदर घुसता है, जहां कई लोग टेबल पर हथियारों के साथ बैठे होते हैं। जॉन दिखाता है जैसे वो भी उन्हीं में से एक है, लेकिन एंटन उसे पहचान लेता है और अपने बाप को अलर्ट कर देता है। सब लोग तुरंत बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन जॉन बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है, मैं तो बस तुम्हें सिक्योरिटी सिखाने आया हूँ। और अगले ही पल वो बिजली की तरह सब पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो सबको गिरा देता है। कोई समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या। फिर जॉन आराम से सारे हथियार बैग में भरता है और वहां से निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो टैक्सी में बैठकर जा रहा होता है, तभी हैरोल्ड उसे बताता है, माइक को ढूंढ लिया गया है और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। जॉन तुरंत एक्टिव हो जाता है, लोकेशन लेकर ड्राइवर को रास्ता बदलने को कहता है। इस बार उसका मिशन साफ है, उसे पहले पहुंचना है। जॉन रास्ते में ही गाड़ी को रोक लेता है और स्मोक ग्रेनेड से उन्हें कंफ्यूज कर देता है। उनकी गाड़ी कंट्रोल खोकर क्रैश हो जाती है। फिर जॉन उन्हें मारता नहीं, बल्कि पैरों में गोली मारकर गिरा देता है ताकि वो जिंदा रहें, लेकिन लड़ ना सकें। वो माइक को बचा लेता है, लेकिन जब वो गाड़ी चेक करता है तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ये लोग कोई आम गुंडे नहीं थे, ये पुलिस वाले थे, लेकिन करप्ट पुलिस। ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके ड्रग्स और पैसे लूटते थे और जो भी गवाह बनता उसे खत्म कर देते थे। अब जॉन को पता चलता है कि डिटेक्टिव फुस्को भी इसी गैंग का हिस्सा है। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता था और निर्दोष लोगों को फंसाकर असली अपराधियों को बचाता था। यही वजह थी कि पॉप को फंसाया गया, ताकि सच्चाई कभी बाहर ना आए।
अब हैरोल्ड जॉन को पूरी कहानी बताता है कि 9/11 के बाद सरकार ने हर चीज पर नजर रखने का हक ले लिया, फोन, ईमेल, हर मूवमेंट। लेकिन उन्हें एक सिस्टम चाहिए था जो इस सब डेटा को समझ सके। तभी हैरोल्ड ने मशीन बनाई, लेकिन एक शर्त के साथ। उसे सिखाना पड़ा कि कौन सा केस जरूरी है और कौन गैर जरूरी। जो बड़े खतरे थे वो NSA और FBI को भेजे जाते थे और बाकी छोटे केस हर रात डिलीट कर दिए जाते थे। लेकिन यही बात हैरोल्ड को अंदर से खाए जा रही थी, क्योंकि वो जानता था कि छोटे केस भी असल में इंसानों की जिंदगी थे। इसीलिए उसने सिस्टम को हैक किया और हर दिन आधी रात से पहले उन इग्नोर किए गए लोगों की लिस्ट निकालने लगा, ताकि कम से कम कुछ लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आती है। पॉप जेल में ही मार दिया गया। 2 लोगों ने उसे चाकू मारकर खत्म कर दिया, बिना मौका दिए। मतलब साफ है, कोई सारे सबूत मिटा रहा है और अब अगला टारगेट शायद डायना है। अब जॉन तुरंत उस पर नजर रखता है। तभी उसे दिखता है कि डायना को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और उसे 20 मिनट में एक जगह बुलाया जाता है। अब खेल शुरू होने वाला है और वक्त बहुत कम है। अब जॉन को डायना की हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं, तो वो बिना शक पैदा किए एक गाड़ी चुराकर उसका पीछा करता है। डायना एक सुनसान गली में पहुंचती है और वहां जो जॉन देखता है वो चौंकाने वाला होता है। कुछ पुलिस वाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जॉन गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है, क्योंकि डायना डर नहीं रही, बल्कि वो बिल्कुल आराम से उनसे बात कर रही है। और यहीं पर सच्चाई सामने आती है। डायना ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। वही इन करप्ट पुलिस वालों को ऑर्डर दे रही है। वो बताती है कि विलर उसके ऑफिस में घुसा था और शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए अब उसे खत्म करना जरूरी है। जॉन ये सब सुनकर चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव फुस्को उसे पकड़ लेता है। अब जॉन को सीधे बाकी पुलिस वालों के पास ले जाया जाता है। सब उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, तुझे किसने भेजा है? कार्टेल। उन्हें पता चल जाता है कि जॉन की पहचान फर्जी है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बोलता। इससे गुस्से में आकर एक पुलिस वाला उसे बंदूक से बुरी तरह मारता है और जॉन बेहोश हो जाता है। अब फुस्को उसे एक अलग जगह ले जा रहा होता है। तभी जॉन होश में आता है और फुस्को से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं। वो उसकी पूरी कहानी बता देता है, कैसे वो पैसों के लालच में धीरे धीरे करप्ट बना। लेकिन जॉन ये भी कहता है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम मजबूरी में ये सब कर रहे हो। फिर जॉन उसे एक ऑफर देता है, मैं न्यूयॉर्क में कुछ समय रहूंगा, मुझे सिस्टम के अंदर एक आदमी चाहिए। और फिर वो 2 साफ नियम बताता है। पहला, अगर उसने किसी मासूम को नुकसान पहुंचाया तो जॉन खुद उसे मार देगा, और दूसरा, आगे से ज्यादा सावधान रहना होगा। इतना कहकर जॉन एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक देता है। गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है। जॉन पीछे का शीशा तोड़ता है, खुद को आजाद करता है, फुस्को की बंदूक लेता है और उसे गाड़ी से टिकाकर खड़ा कर देता है। फिर पूछता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है? जैसे ही फुस्को हाँ कहता है, जॉन उसे पीछे से गोली मारता है ताकि ये एक असली हमला लगे। जॉन तुरंत रोल्ड को कॉल करता है और बताता है डायना ही लीडर है और आज रात वो विलर को मारने वाले हैं। अब दोनों का मिशन साफ है, विलर को बचाना। उधर करप्ट पुलिस अपना प्लान शुरू कर देती है। वो एक पुराने अपराधी को पकड़ते हैं। पहले विलर ने जेल भेजा था। प्लान ये है कि उसी के सिर पर इल्जाम डालकर विलर को मार दिया जाए। सब लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहां कैमरे नहीं हैं और लिफ्ट के पास इंतजार करते हैं। जैसे ही विलर नीचे आता है, अचानक जॉन एंट्री मारता है। वो पीछे से एक पुलिस वाले को गिरा देता है, लेकिन तभी एक और पुलिस वाला उस कैदी पर बंदूक तान देता है और तभी एक बड़ा ट्विस्ट। विलर अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो मौत के कितने करीब था। अब जॉन उस कैदी को लेकर बाहर निकलता है। तभी एक और पुलिस वाला पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन तुरंत रिएक्ट करता है और उसके पैर में गोली मार देता है। फिर वो कैदी से कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इसे अस्पताल ले जाओ। वो डर के मारे तुरंत मान जाता है। अब सामने आता है स्टील्स। वो जॉन को धमकी देता है, तुझे मारने के बाद तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। जॉन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मेरा कोई नहीं है, और बिना देर किए उसे गोली मार देता है। अगले दिन कोर्ट में डायना अपना केस पेश कर रही होती है। वो कहती है, 911 कॉल की रिकॉर्डिंग चलाइए। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है, सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें डायना की अपनी आवाज होती है, जहां वो करप्ट पुलिस को ऑर्डर दे रही होती है, आज ही विलर को खत्म कर दो। अब पूरा सच सामने आ चुका है। बाद में जॉन फिर से फुस्को से मिलता है। फुस्को कहता है, मैं तो अब मरने वाला हूँ, गैंग मेरे पीछे आएगी। लेकिन जॉन उसे भरोसा दिलाता है, अब कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब जॉन फुस्को को पूरी सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि उसने सारा खेल ऐसे सेट किया है कि पुलिस को लगेगा स्टील्स ही असली गुनहगार था
और वो भाग चुका है। वहीं दूसरी तरफ गैंग को लगेगा कि स्टील्स को विटनेस प्रोटेक्शन में डाल दिया गया है। फुस्को हैरान होकर पूछता है, क्या वो सच में प्रोटेक्शन में है? जॉन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, नहीं, लायनल तो गाड़ी की डिक्की में है। यानी स्टील्स का खेल खत्म हो चुका है। फिर जॉन बताता है कि एक छोटी सी दिक्कत है, उसे स्टील्स को उसी की बंदूक से मारना पड़ा, इसलिए अब उसे बॉडी को कहीं और ले जाकर दफन करना होगा। जाने से पहले जॉन फुस्को से कहता है, मैं फिर मिलूंगा, और चला जाता है। अब आखिर में जॉन और हैरोल्ड एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। यहाँ माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन बातें गहरी हैं। हैरोल्ड कहता है, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा था, और हम दोनों में जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा समानता है। वो ये भी बताता है कि दुनिया की नजर में वो दोनों मर चुके हैं। अब जॉन सीधा सवाल पूछता है, तुमने अभी क्यों शुरू किया? क्यों उन लोगों को बचाना जिन्हें तुम्हारी मशीन खुद इर्रेलेवेंट कहती है? हैरोल्ड कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है, और अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वो जॉन को एक आखिरी चॉइस देता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम नई जिंदगी शुरू कर सको, सब कुछ छोड़कर दूर कहीं। लेकिन अगर तुम रुकते हो तो एक सच मानना पड़ेगा, ये रास्ता एक दिन हमें मौत तक ले जाएगा। अब फैसला जॉन के हाथ में है, और कुछ पल सोचने के बाद वो वही रास्ता चुनता है जहां खतरा है, लेकिन मकसद भी है। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी जहां हर दिन एक नई जान बचानी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जॉन का सफर अभी शुरू हुआ है।